ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। आपके सवालों ने तो पंडित जी को भी परेशान करके रख दिया है। आपके सवालों के जवाब तो उनके पास भी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई जवाब दे ताकि मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल सके। दीदी, आप ऐसे सवाल पूछती क्यों है जिनका किसी के पास जवाब ही नहीं हो? अगर पारुल आपसे कहे कि आप अपना नाम चेंज कर दें तो क्या आप कर लेंगे? क्या बकवास कर रही हो? मुझे मेरा नाम मेरे पिताजी ने और माताजी ने दिया हुआ है। हाँ, तो क्या पारुल का नाम हम खरीद कर लेकर आए? पापा इतने परेशान तो कभी नहीं होते हैं और ना ही इतना पूछताछ करते हैं। पता नहीं पापा को क्या हो गया, पर कोई ना कोई बात तो जरूर है। मैं बताऊं, पापा ना दिमाग में सोचे। पहले तो आपने उस आदित्य की तारीफ की, फिर उस दिन हमें वो घर छोड़ने आया और आज भी छोड़ने आया। तो ये सूत है वो छुटकी। अगर हम लोग रास्ते में ऑटो या टैक्सी के लिए भटकते रहते तो क्या अच्छा होता? दीदी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि आदित्य बहुत अच्छे हैं, लेकिन पापा उसकी अच्छाइयों को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। सही कह रही है तू, लेकिन ये सारी बंदिशें ना हमारे लिए हैं। आदित्य हमें छोड़ने आया था, उसमें क्या हुआ? क्या कभी किसी लड़के से पूछा जाता है कि उन्हें कौन छोड़ने आया था, वो किसके साथ आए थे? कभी नहीं। ये सारी बंदिशें सिर्फ लड़कियों पर ही लगाई जाती। आज तक मम्मी और पापा यही सोचते थे कि हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सारी लड़कियां हैं। किसी लड़के का नाम तो आज पहली बार आया है और शायद इसी वजह से पापा परेशान है। हाँ, और अगर उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछी जाएगी तो जानती है वो क्या जवाब देंगे? वही जवाब जो सदियों से दिया जा रहा है कि लड़कियां घर की इज्जत होती, घर के मान सम्मान की सारी जिम्मेदारियां लड़कों के कंधों पर होती। फिर चाहे उस बोझ के तले बेचारे किसी तो दोस्ती कर भी पाए या ना कर पाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जावा देना बहन, अब रोज रोज तो पारुल के घर जाना नहीं होता। मम्मी छेन है, वो पप्पा को संभाल लेगी। हाँ, सदियों से औरत ही तो ये बोझ उठाती रही है, तो हमें भी उठाना ही पड़ेगा। मान सम्मान का बोझ, समाज की परंपराओं का बोझ, ये सारे बोझ हमें ही तो उठाने पड़ते हैं। फिर ये बोझ उठाते उठाते चाहे कोई टूट ही क्यों ना जाए। बेन, मने नींदड़ आवे छे। ठीक है, जा, रूपल ने बुला। ठीक छे। हमें इससे छुटकारा कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। आजादी की जिंदगी जीने का किसी लड़की को कोई अधिकार नहीं है। आ रातनी सवार क्यारे था से जीवन है एक जंग, इसे लड़ते हुए चलो, रोको नहीं कदम, आगे बढ़ते हुए चलो, आशाओं की ज्योति को बुझने जिसकी ना हो कोई सुबह, क्या ऐसी भी है रहना। हर साल आप लोग माता पिता की विधि विधान से जो बरसी करते हैं એ જ આપણો ધર્મ અને એ જ આપણી પરંપરા છે। मारू तो એવું मानવું છે कि इन परंपराओं को अच्छी तरह से निभानी चाहिए, क्योंकि ये परंपरा ही है जिन पर हमारा समाज टिका हुआ है ना? बरोबर। और जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे व्योमेश के परिवार की एक भी परंपरा नहीं टूटेगी। एकदम साची बात है। पंडित जी,
अगर हम धर्म और परंपराओं को भूल भी जाएं, तो भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक दिन के लिए ही सही तो कम से कम अपने माँ बाप को याद तो करते हैं। सही। इस भले ही इस बरसी के बहाने हो, उनके नाम पर दान करते हैं, उनके लिए उपवास रखते हैं। सच तो ये है कि धर्म से जुड़ी हुई हर बात किसी ना किसी व्यक्ति को फायदा जरूर देती है, हमारे मन को ताकत भी देती है। पंडित जी, जब मैं 7 साल का था तभी मम्मी पापा का स्वर्गवास हो गया था। मुझे संभालने वाला कोई नहीं था, यहां तक कि काका काकी ने भी अपने पास रखना मुझे ठीक नहीं समझा। आपको पता नहीं, लेकिन इस घर पर कोर्ट केस चल रहा था। तभी बुआ आए, वकील रखा, केस लड़वाया और मुझे अपना हक और अपना घर वापस दिलवाया। क्योंकि बेटा मैं नहीं चाहती थी कि तू एक अनाथ की तरह जिंदगी जिए, हैं? तुझसे तेरे हक छीने जाए। ठाकुर जी सौनु भलू करे। अरे सच बात तो ये है कि मुझ विधवा को भी तेरा सहारा मिल गया है ना। आओ शु काम बोलो छो बुआ, आपने ही तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मम्मी पापा दुनिया में नहीं। आपने मुझे मम्मी पापा दोनों का प्यार दिया है। आपसे बढ़कर मेरे लिए और जिंदगी में है ही कौन। दिल से कहूं बुआ, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, थैंक यू वेरी मच। अरे दीकरा, आभार तो पार का न मानवानो होय, पोतानानो नहीं। जजमान, बरसी की विधि का सारा सामान आ गया? जी पंडित जी। हाँ जी, आइए अब हम बरसी की विधि शुरू करते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, आओ आ बाजू। बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, तो एक बात का ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी सोच कहाँ जा रही है। इसलिए क्योंकि उन्हें जमाने का अनुभव नहीं होता, इसलिए बच्चों पे नजर रखना माँ बाप का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। हमारी बेटियां हमारी सोच पर पली है, उनकी सोच कभी बदल नहीं सकती। जहां तक मैं समझती हूँ, हमारी बेटियां हमारे संस्कारों पर चलेगी, क्योंकि ये अपनी दिकरियों है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है, गौरव की बात है, लेकिन बहुत ज्यादा विश्वास भी अच्छा नहीं होता है। मुझे लगता है अब हमें वसुधा की शादी के बारे में सोचना चाहिए। आशु बोलो जो, अचानक आपके दिमाग में शादी का ख्याल कहां से आया, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि वसुधा अभी भी पढ़ रही है। अगर बच्चों को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, तो सही वक्त पर शादी करके उनको विदा करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और उनकी गृहस्थी बसाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। शादी के लिए बहुत देर है, उसके लिए आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वसुधा पढ़ाई कर रही है, पायलट बनना चाहती है, और उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रही है। पायलट बनना उसका सपना है और वो पूरा करना चाहती है। और आप हो कि आप उसकी शादी के बारे में सोच रहे हो। तो भी सोचो, मेरे हिसाब से वसु का ग्रेजुएशन का ये आखिरी साल है ना? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भावेश, कि हमने एक दूसरे को पसंद किया, एक दूसरे को चाहा, आज हमें हमारा प्यार मिल गया है और हम एक हैं। आवी खुशनसीबी बदानी नहीं होती। पारुल, मुझे तो बस तुम्हारे भैया पर शक था कि वो शायद इस शादी के लिए तैयार ना हो, लेकिन मुझे मेरे भाई पर पूरा विश्वास था। मुझे मालूम था कि मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पारुल, तू ठीक कहे छे। मेरे आने के बाद घर बिल्कुल सुना हो गया होगा, पता नहीं भाई कैसे होंगे। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, तुम फोन कर ही ले, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम भाई से बात कर लो, मैं नहा के आता हूँ। जय श्री कृष्ण पारुल, केम छे? जय श्री कृष्ण। तू केम छे भाई?
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम खुश तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पारुल, तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं क्यों पर घर अचानक से वीरान और सूना लगने लगा। पहले भी तुम बैंगलोर में रह के पढ़ाई करती थी, कुछ ही दिनों के लिए घर आती थी, लेकिन पहले कभी भी इतना सूनापन महसूस नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। पारुल, पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे सचमुच तुम चली गई। ये घर का सूनापन वो एकलू एकलू लागे छे। पारुल भाई एवं ना विचार। आप घर में बैठे रहोगे, खाली खाली घर देखते रहोगे तो आपको मेरी याद आएगी ना भाई। आप घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो, ऑफिस जाओ ना। कहीं मन ही नहीं लगता पगली। खैर, टाइम के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। तुम अपनी बताओ, भावेश कैसा है? भावेश पण ठीक छे। हम लोग आप ही के बारे में बात कर रहे थे भाई, तो सोचा क्यों ना आपको फोन लगा लूं। खुद को संभालिए भाई। मैं जानती हूँ भाई, आपको मेरे बिना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अरे नहीं नहीं पगली, मैं तुझे उदास नहीं करना चाहता था। मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि तुम और भावेश हमेशा खुश रहो। अच्छा, हनीमून के लिए कब जा रहे हो तुम लोग? 1-2 दिन में जाएंगे भाई। तमे तमारू ध्यान रखजो। तुम भी अपना ख्याल रखना। जानती है अनीता, पारुल की शादी में वो अनिकेत भी आया था। लेकिन तुम्हारे सामने बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई होगी। हाँ, लेकिन वो तो हम लोगों से दूर दूर ही रहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो वहाँ शादी में आने वाला है। चलो ना बहन, हम लोग अपनी क्लासरूम में चलते हैं ना। हाँ ठीक है, तुम अपने क्लास में जाओ और जैसे ही क्लास खत्म होगी मुझे फोन करना। हाँ ठीक है। चलिए। हाय पारुल। हेलो वसुधा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो और भावेश जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी कुछ दिनों में हम लोग हनीमून के लिए जाने वाले हैं। और भावेश तुम्हें अभी तक नहीं भुला पाए? हाँ, भूल भी नहीं पाएंगे। जो मुझसे एक बार मिल लेता है ना, वो मुझे कभी नहीं भूलता। अच्छा, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? तुम ना तो नहीं कहोगी? जरूर करूंगी। तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा वसुधा। पता है, मेरे घर में कोई भी नहीं है, मेरा भाई अकेला है। मैंने भाई को फोन किया था, वो खुश होकर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद वो अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे होंगे। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है पारुल, उनसे बात करने वाला तो कोई नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा मेरे लिए वक्त निकालो। आदित्य भाई को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करो वसुधा। उन्होंने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया। उन्हें किसी तरह बाहर बुलाओ प्लीज वसुधा। मेरे भैया को संभालने की कोशिश करो वसुधा, प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम उनसे मिलोगी तो उनका दिल थोड़ा सा बहलेगा। मैं उनसे बात कर लूंगी और उनसे मिल भी लूंगी, ठीक है? ठीक है, थैंक यू वसुधा। वेलकम। चल बाय। बाय। जजमान, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे कहीं और जाना है और रिश्ते का मामला है। आप थोड़ी देर रुकिए पंडित जी, बस हूँ हमણાં આવી। आओ। हाँ पंडित जी, आप रिश्ते भी करवाते हैं? हाँ जी। बैसो ना। अरे हाँ पंडित जी, आप रिश्ते भी करवाते हैं ना? हाँ जी। मुझे भी अपने व्योमेश के लिए एक अच्छी सी बहू लानी है। अरे बहन जी, आप जब कहिए तब मैं तस्वीर लेके आता हूँ और आप पसंद कर लीजिए और रिश्ता भी तय कर लीजिए। आज के दिन नहीं, आज अभी अभी हमने वर्षी की पूजा की है ना। हाँ, मेरे बेटे का मामला है। आप एक काम कीजिए, आप किसी और दिन आ जाइए, है ना? ठीक है यजमान, अब मैं आज्ञा चाहूंगा। पंडित जी,
તમારી દક્ષિણા 1100 રૂપિયા. हो जा सदा से જય શ્રી કૃષ્ણ. जय श्री राम। अरे बैठिए बैठिए। बताइए किस लिए फोन किया था? कोई जरूरी बात थी? अरे नहीं, कोई जरूरी बात नहीं करनी थी। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपने ऑफिस में हो या फिर बिजी हो तो हम बाद में मिल लेंगे। नहीं, मैं तो घर पर ही था। पारुल की विदाई के बाद घर में सिर्फ उसकी यादें बच गई हैं। उन यादों से दूर जाने का मन भी नहीं करता और घर का सूनापन भी बहुत खटकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं यही बात सोच रही थी, मुझे मालूम था कि आप पारुल को लेकर दुखी होंगे। और जानते हैं, इस दुख से तो हर माँ बाप, हर भाई को गुजरना पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़कियां पराया धन होती हैं। उनके पैदा होते ही माँ बाप उन्हें पराया कर देते हैं। उन्हें ये कह देते हैं कि लड़कियां पराई होती हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि समाज की इन परंपराओं से तो लड़कियों के पैदा होते ही सवाल करना चाहिए। अगर लड़कियां पराई होती तो भगवान उन्हें पैदा ही क्यों करते? नहीं। और देखिए ना, उनको पराया कहा जाता है, इसीलिए उनकी परवरिश भी वैसे ही की जाती है। तभी तो आज भी औरतें मजबूर और कमजोर हैं। ये जो सामाजिक परंपराएं बनाई गई हैं, ये समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए ही तो बनाई गई हैं। अगर समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाना है तो स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देना चाहिए ना। लेकिन इन्हीं परंपराओं ने औरत की स्वतंत्रता, उनके सम्मान, उनके सपने, उनके जज्बात, इन सब का तो ख्याल रखा ही नहीं गया। भाई लड़की तो मुझे गुणवान लगती है, अब आप बात चला ही लीजिए। नहीं नहीं भाभी, मुझे उस लड़की से शादी वादी नहीं करनी। कमाल की बात करती हैं आप। आपकी बात, आपकी सोच दूर तक सोचने को मजबूर कर देती है। लेकिन एक बात तो और भी है ना, इसी समाज में ये भी तो कहा गया है घर जमाई के बारे में। तो पुरुष घर जमाई क्यों नहीं बनते? पता है क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर लड़की बहू बनकर आएगी तो वो उनकी शान होगी। समझौता अगर करना है तो लड़कियों को करना चाहिए। अगर पुरुष घर जमाई बने तो उनकी शान उसमें चली जाती है। उन्हें लगता है कि सिर्फ औरत ही को समझौता करना चाहिए बस। ये जो सामाजिक परंपराएं बनाई गई हैं, ये समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए ही तो बनाई गई हैं। लेकिन आज इन्हीं सामाजिक परंपराओं की वजह से औरतों को उनका समान अधिकार दिया ही नहीं गया। अगर समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाना है तो स्त्री और पुरुष को समान दर्जा देना चाहिए ना। लेकिन आज इन्हीं सामाजिक परंपराओं की वजह से औरतों को उनका समान अधिकार दिया ही नहीं गया। लेकिन इन्हीं परंपराओं ने औरत की स्वतंत्रता, उनके सम्मान, उनके सपने, उनके जज्बात, इन सब का तो ख्याल रखा ही नहीं गया। सिर्फ हर बात उन पर थोपी गई। सच कहती हैं आप। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि स्त्री जल्दी समझौता कर लेती है। स्त्री के अंदर सहन शक्ति ज्यादा है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो ये परंपराएं ही हैं जो औरत के पैरों की जंजीर बनी हुई है, और इस जंजीर को तो तोड़ना ही चाहिए। और वैसे भी आज के जमाने में कोई भी जंजीर औरत को बांध कर नहीं रख सकती। वैसे एक बात तो है, आप जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी जो इन विषयों पर इतनी गहराई तक सोचती है। हाँ, आज सिर्फ मैं सोच रही हूँ, पर आप देखिएगा आने वाले टाइम में समाज की सारी औरतें ऐसे ही सोचेंगी। आज औरतों को समझौता करने की आदत है, लेकिन आप देखिएगा जिस दिन औरतें पुरुषों के साथ तुलना करने लग जाएंगी ना, ये समाज पूरी तरीके से बदल जाएगा। प्रणाम भाभी। खुश रहो। सफर कैसा रहा आपका? वैसे हम दोनों गए तो साथ में थे, लेकिन तुम्हारे भैया शिविर में बिजी हो गए और मैं रिश्तेदारों में। सच कहो तो मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे आप शादी में गए थे, कैसी रही शादी? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मतलब आप शादी में नहीं गए? नहीं नहीं भाभी, शादी में तो मैं गया था। दरअसल बात यह है कि वहाँ वो लड़की वसुधा आई थी। वसुधा? जी वही लड़की। ओह, तो वो लड़की भी शादी में आई थी? मतलब वहां भी टकराव हुआ? नहीं नहीं भाभी, टकराव तो नहीं हुआ, लेकिन समझ में जरूर आया कि वो सबके एंटरटेनमेंट के लिए आई थी। वहीं बस
गाना बजाना, शरारतें और वो सब। कमाल है, यानी लड़की सारे गुणों वाली है। हाँ हाँ, और उसका सबसे बड़ा गुण तो ये है कि सबसे जबान लड़ाना शुरू कर देती है। शादी कराने वाले पंडित से भी लड़ पड़ी। अरे क्या बात है, बड़ा हंसे जा रही हो तुम। अब जाने अनजाने कोई हर राह हर मोड़ पर टकराने लगे तो आप उसे क्या कहेंगे? और मैं हंस इसलिए रही हूँ कि शादी में भी देवर जी को लड़की मिली थी। क्या वो आदित्य की बहन की शादी में आई थी? हाँ भैया। भाई लड़की तो मुझे गुणवान लगती है, अब आप बात चला ही लीजिए। आदित्य आपके दोस्त है तो कहाँ रहती है और क्या करती है तो पता चल ही जाएगा। नहीं भाभी, आप एक बात को पकड़ लेती है तो बस पकड़ के ही बैठ जाती है। शादी वही करनी है, वही करनी है। देवर जी, प्यार की शुरुआत तकरार से ही होती है और मुझे तो लगता है कि शुरुआत हो चुकी है। नहीं नहीं भाभी, मुझे उस लड़की से शादी वादी नहीं करनी। तुम भी ना वर्षा, मेरे भाई को बिगाड़ के रख दोगी। हमारी शुरुआत भी तो ऐसी हुई थी। चलिए भैया, मैं निकलता हूँ, कॉलेज में मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। बाय। संभाल के जाना। तुम भी ना वर्षा, उसके सामने शुरू हो जाती है। वो सब छोड़िए, मैं तो कहती हूँ आप शादी करवा ही दीजिए। अरे लेकिन पहले उसे हाँ तो कहने दो। तो करवाइए ना। हाँ, 10 साल से कॉलेज नहीं पास कर पाए। वो तो आप कॉलेज के ट्रस्टी हो, इसलिए कॉलेज वाले कुछ बोलते नहीं। देखिए, 1-2 साल और बीत गए तो कोई भी लड़की नहीं देगा आपके लाडले भाई को। बच्चा है वो, अभी उसकी उम्र क्या हुई है? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। खुश? अरे यार, अब मैं ये शादी वादी के पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। मैं अपनी जिंदगी बड़ी आजादी से जीना चाहता हूँ यार। अरे कौन सी वो तेरे पीछे पीछे लगी रहेगी? मंगलसूत्र तू उसके गले में पहनाएगा, वो तेरे गले में नहीं। शादी की सारी निशानियां औरतों के लिए होती है, मर्दों के लिए नहीं। अरे वाह, ये तो बड़े कमाल की बात है निकेत। हाँ निकेत, अब तुझे फटाफट हाँ कर देनी चाहिए। तेरे भैया भाभी उस वसुधा के साथ तेरी शादी करवाना चाहते हैं। सही तरीका है बॉस, एकदम सही तरीका है उस लड़की को तेरे कदमों में झुकाने का। अच्छा, तो तुम लोग भी यही चाहते हो कि मैं उस लड़की के साथ शादी करके उसको सबक सिखाऊं? ये तरीका बिल्कुल सही है। 100% सही है। कितना मजा आएगा यार। हम तेरे घर आएंगे और उसे भाभी कहकर बुलाएंगे। फिर वो हमारे लिए चाय लेकर आएगी। वाह, वो भी क्या मजेदार दिन होंगे यार। अबे मुझसे ज्यादा लंबे चौड़े सपने तो तुम ही लोग देख रहे हो। सपना तो बस इतना है अनिकेत कि उस लड़की का गुरूर तोड़ना है, उसका सर तेरे कदमों में झुकाना है। और ये सपना इस तरीके से बड़ी आसानी से साकार हो सकता है। बहुत बढ़िया आइडिया सोचा है तेरे भैया ने, उस लड़की को तेरे कदमों में झुकाने का। अरे यार, अब मैं ये शादी वादी के पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। मैं अपनी जिंदगी बड़ी आजादी से जीना चाहता हूँ यार। अरे कौन सी वो तेरे पीछे पीछे लगी रहेगी? तू तो आजाद रहेगा, एकदम फ्री। मंगलसूत्र तू उसके गले में पहनाएगा, वो तेरे गले में नहीं। शादी की सारी निशानियां औरतों के लिए होती है, मर्दों के लिए नहीं। और सारे व्रत त्योहार भी औरतों के लिए ही है, तुझे कुछ नहीं करना है। करवा चौथ का व्रत भी वो तेरे लिए रखेगी, वट सावित्री का व्रत भी वो तेरे लिए रखेगी। तू तो एकदम फ्री होगा, जहां जाना चाहे जाए। कर अनिकेत, कर ले शादी। ठीक है दोस्तों, मोहब्बत में की जाने वाली शादियां तुम लोगों ने कई बार देखी होंगी, लेकिन दिल में नफरत लेकर होने वाली इस शादी को तुम लोग बहुत जल्द ही देखोगे। आप मुझे ये बताइए कि आपने उस लड़की के बारे में कुछ पता किया है या नहीं? क्या नाम है उसका? जी वसुधा। देखा आपने? हाँ, मैंने सब पता लगवा लिया है। मैंने रिश्ते के बारे में एक आदमी के जरिए खबर भिजवाई है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपकी सोच ऐसी है। काश आपकी जैसे सोचना सबकी हो जाए। फिर से आप? मेरा मतलब है तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है।
वैसे घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक है।